हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी में। हमने देखिए लास्ट सेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटी को समझा था। मैंने एक कंपनी का एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। फिर मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया था, आरबीआई की एसेट्स और लायबिलिटी में क्या होता है, मॉनेटरी बेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी और एक्सचेंज रेट का इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। आज के सेशन में हमें टाइप्स ऑफ डिपॉजिट से स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया था दो तरीके के टाइप्स होते हैं डिपॉजिट के, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के दो टाइप, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट के दो अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो है वो 13 जून को एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है 10 से 12 बजे तक। 3 करोड़ रुपए की लार्जेस्ट स्कॉलरशिप है ये। 3 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनरोल करना अनअकैडमी पे जाके। अटेम्प्ट लाइव टेस्ट, बिल्कुल लाइव टेस्ट होगा, आपको लाइव स्कोर मिलेंगे, लाइव रैंक मिलेगा। आप एनरोल कैसे कर सकते हैं? हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यूज करके। जो भी टॉप 50 रैंकर्स होंगे उनको गाइडेंस मिलेगी यूपीएससी सीएससी मेंटोर्स के साथ साथ इन लोगों से। अभिषेक सर्राफ सर AIR R 2019 में, शताब्दी मैम AIR AT 2019 के अंदर इन्होंने सिक्योर किया था। दुर्गा शक्ति नागपाल मैम IAS ऑफिसर हैं। BN रमेश सर IPS ऑफिसर हैं। कृष्ण मोहन सर रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। विपिन सी शर्मा सर रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। राकेश शर्मा सर रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। आपको बहुत अच्छे प्राइजेस मिलेंगे, मैकबुक, आईपैड, आईफोन, एयरपोर्ट्स, फिजिकल नोट्स मिलेंगे और स्कॉलरशिप मिलेगी 25% टू लेके 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप नए बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी प्लस के तो आप लोग कर सकते हैं। 2021, 22 और 23 सभी एस्पिरेंट्स के लिए 2 जून से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 1 साल का, 2 साल का, अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, बायलैंग्वेज लैंग्वेज में। साथ में NCERT के कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। 2 जून से आप लोग परचेज कर सकते हैं। बायलिंगुअल बैच भी रहेगा और इंग्लिश बैच भी रहेगा। आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, बहुत सारी NCERTs इसके अंदर कवर करवाई जाएगी। फीस बहुत रीजनेबल है। 36 मंथ्स के लिए यानी 3 साल के लिए केवल 90,000 रुपये आपको पे करने हैं प्लस के। अगर आप आइकॉनिक में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो लगभग 1.5 लाख यानी 1,53,750 रुपीज़ 3 साल के लगेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट्स पे जाते हैं तो 1 साल के 1.5 लाख रुपए वो लोग ले लेते हैं। इच्छाएं आपकी है, हमारा फर्ज है आपको बताना। रैंक 10 रेफरल कोड को यूज करके आपको इस फीस पे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10% का रैंक 10 रेफरल कोड यूज कीजिए। अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट में मैंने आपको बताया था डिमांड डिपॉजिट होता है और टाइम डिपॉजिट होता है। क्या डिफरेंस होता है ये हम लोगों ने देख लिया। अब टाइम डिपॉजिट के अंदर ये 2 टाइप देखी थी, RD और FD। और जो हमारा डिमांड डिपॉजिट था उसके अंदर ये 2 टाइप है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अब देखो, करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन का, मैंने आपको बताया था, और इसके अंदर ट्रांजैक्शंस हाई होती है। सेविंग अकाउंट आपके और मेरे जैसे का है कि कभी कभी पैसा आया, कभी कभी डलवा देंगे, ठीक है, तो ऐसे लोगों का सेविंग अकाउंट होता है। रिकरिंग अकाउंट भी किसी का भी हो सकता है। ये उन लोगों का होता है जनरली जो एक बार में बहुत सारा पैसा बैंक में नहीं डाल सकते। ये अपना महीना बांध लेते हैं कि हम हर महीने इतना रुपया बैंक में डालेंगे। फिर होता है फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि फिक्स्ड अकाउंट। ये भी किसी का भी हो सकता है। 7 साल से 10 साल तक की इनकी मैच्योरिटी होती है। तो हम देखते हैं फर्क क्या है। करंट अकाउंट, एक एक पॉइंट समझेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपकी स्टेटमेंट्स बनेंगी और गलत नहीं होनी चाहिए। ये एक डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट है तो जब भी बैंक से डिमांड की जाएगी बैंक को पैसा देना पड़ेगा। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे। कितने भी ट्रांजेक्शन करो एक दिन में और कितना भी अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह भेजो। मोस्ट लिक्विड डिपॉजिट है। लिक्विड का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था अपनी फर्स्ट वीडियो में। लिक्विड का मतलब कि जब जरूरत हो तब पूरा हो जाए, तो मोस्ट लिक्विड है ये। यूज्ड मेनली फॉर बिजनेस एंड कंपनी पर्पजेज, बिजनेस वाले यूज करते हैं, सेविंग पर्पज के लिए यूज नहीं होता। बैंक इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा लेकिन बहुत सारी सुविधाएं देगा जिसके बारे में हमने बात की। बैंक चार्ज लगाता है इनके ऊपर, बहुत हल्का, कुछ फैसिलिटीज देता है। चेक बुक्स जो है वो इनको मिलती है। सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट है और बैंक को जब भी पैसा हम डिमांड करेंगे उनसे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। लिमिट्स है ट्रांजैक्शन पे, ऐसा नहीं है आप कितनी भी ट्रांजैक्शन करो, 5 ट्रांजैक्शन 6 ट्रांजैक्शन के बाद आपके ऊपर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। इसके कंपेयर में लेस लिक्विड है। लिक्विड तो है, जरूरत तो पूरी कर रहा है लेकिन उसके कंपेयर में लेस लिक्विड है।
यूज्ड फॉर सेविंग पर्पस, अपना सेविंग करने के लिए हम यूज करते हैं। बैंक इसके अंदर ये कहता है कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो। जैसे आप प्राइवेट बैंक्स में जाएंगे तो वो ज़्यादा अमाउंट आपको कहेगा कि मिनिमम इतना तो मेंटेन करके रखो, 10,000 5,000। सरकारी वाले थोड़ा कम करवाते हैं, 2,000 3,000, ठीक है, ताकि जो आपका कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग है वो चलता रहे। ये इसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था, करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सेविंग अकाउंट्स में आपके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर हम आरडी की बात करते हैं। आरडी एक टर्म डिपॉजिट है, मतलब कि आप हर महीने इसके अंदर रुपया जमा कराते रहेंगे, हर महीने या क्वार्टर बेस पे या हाफ ईयरली पे, और आपका जितना जितना रुपया जमा होता रहेगा उतने उतने आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो एक बार में लमसम अमाउंट नहीं जमा करवा सकते। हर महीने हम 500 दे देंगे, 1000 दे देंगे, ऐसे काम होता है। इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है आप लोगों को, ठीक है। ये चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। फिक्स्ड अकाउंट टर्म डिपॉजिट है, लमसम में ही अमाउंट जाता है और लमसम में ही आपको वापस आता है। यानी आपने 5 लाख की एफडी कर दी, 10 लाख की एफडी कर दी, ऐसे आपकी एफडी होती है। 7 दिन से लेकर 10 साल तक का इसका टेन्योर होता है। डिपॉजिट को फिक्स रखना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी की, आपको ज़रूरत हो गई और आपको 3 साल के बाद ही वो एफडी निकालनी पड़ी, तो आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगेगी। ऐसा नहीं है पैसा बस जमा हो गया तो नहीं मिलेगा, मिल तो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगेगी। ये हमने बैंक के अकाउंट के कुछ टाइप्स देखे। कुछ और बैंक अकाउंट्स के टाइप होते हैं जो एनआरआईज के होते हैं, फॉरेनर्स के होते हैं, जिसको कहते हैं एफसीएनआर अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। सभी की फीचर्स अलग हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम अपनी इंटरनेशनल मार्केट को कर रहे होंगे। एफडीआई एफआईआई के साथ इनको समझेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जिसके लिए मैंने आपको ये टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ये समझाया। देखो, जब भी शब्द यूज होता है करेंसी, करेंसी का मतलब क्या है, नोट्स और कॉइन्स। क्या मतलब है करेंसी का, नोट्स और कॉइन्स। किसी भी डिनोमिनेशन में 5 का नोट, 10 का नोट, 100 का नोट, कॉइन 2 का सिक्का, 3 का सिक्का, 4 का सिक्का, 5 का सिक्का, ठीक है, 3 का तो नहीं है, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, ये सब क्या है, ये आपकी करेंसी कहलाएगा। करेंसी इन सर्कुलेशन का क्या मतलब है ये समझना गाइस। लोगों के पास जितना पैसा है प्लस लोगों का पैसा जितना बैंक में है। मैंने क्या कहा, आपका और मेरा कितना पैसा हमारा करेंसी कैश में है और कितना पैसा हमारा बैंक में है। यहाँ पे हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, जितना लोगों का पैसा बैंक में है। मैं ये वो बात नहीं कर रही बैंक का पैसा कितना आरबीआई में है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। तो करेंसी इन सर्कुलेशन क्या है, लोगों के हाथ में कितना पैसा है और लोगों का पैसा बैंक में कितना है। मनी सप्लाई क्या कहलाता है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में कितना रुपया घूम रहा है लोगों के बीच में, बैंक्स की फॉर्म में, यानी उनका कितना डिपॉजिट है बैंक में, प्लस उनकी जेब में कितना है, इसको हम मनी सप्लाई कहते हैं, ठीक है। आरबीआई इन 4 तरीकों से मनी सप्लाई को मेजर करता है। क्या क्या होते हैं, इस पे अभी प्री में क्वेश्चन भी बना था। M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है, नैरो मनी, और M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है, ठीक है। M1 क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक, लोगों के हाथ में कितना रुपया है, प्लस बैंक में कितना डिमांड डिपॉजिट है, यानी बैंक में लोगों के कितने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है। उम्मीद करती हूं आप अब डिमांड डिपॉजिट का मतलब समझ रहे हैं। कितना करेंसी है लोगों के हाथ में, प्लस लोगों के पास कितना बैंक के अंदर उनका डिमांड डिपॉजिट है, या एफडी की बात नहीं हो रही, ये होगा M1। अब इस M1 के अंदर, अब जैसे एक तो बैंक होता है, एक पोस्ट ऑफिस होता है। पोस्ट ऑफिस वाले अपना पैसा किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। और बैंक वाले अपना पैसा ज्यादातर किसको देते हैं, आरबीआई के पास जाता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, इसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन है, कंफ्यूज मत होना कि गवर्नमेंट के पास कैसे चला गया। मैं आपको ये बता रही हूँ, 2 एंटिटी हैं अलग अलग, बैंक और पोस्ट ऑफिस। बैंक के अंदर भी आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट यानी कि डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट होता है। पोस्ट ऑफिस में भी आपके अलग अलग सेविंग डिपॉजिट यानी डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो दोनों को समझ के चलना। M2 कैसे निकालेंगे, M1 के अंदर हम क्या जोड़ देंगे,
पोस्ट ऑफिस के अंदर हमारे जो सेविंग अकाउंट्स हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट जोड़ दिया हमने M2 में। M3 में, M1 के अंदर अगर हम बैंक्स का, केवल बैंक्स का, पोस्ट ऑफिस का नहीं, बैंक्स का टाइम डिपॉजिट और जोड़ दें तो हमको M3 मिल जाएगा, ठीक है। और M4 क्या होता है, M3 में यानी कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट भी आ गए और पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट भी आ गए, यानी कि टाइम डिपॉजिट भी आ गए। सारे डिपॉजिट्स, जैसे टर्म डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं, पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट की मैं अगर बात करूं, तो जैसे कि किसान विकास पत्र होते हैं, इंदिरा विकास पत्र होते हैं, ये क्या होते हैं, 100 महीने के लिए आपका रुपया जमा होता है और फिर आपको दुगना रुपया आपको मिल जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ आपको आपका रुपया मिल जाता है। तो इस तरीके के जितने भी अकाउंट्स होते हैं M3 में आप जोड़ दीजिए टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, जिसमें सेविंग अकाउंट्स भी आ गए और जिसके अंदर ये इस तरीके के टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए। तो इस तरीके से M1, M2, M3 एंड M4 निकाला जाता है। भारत सरकार तो मनी सप्लाई के लिए क्या यूज करती है, M1, क्योंकि मनी सप्लाई के अंदर अपन ने यही तो देखा, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। लोगों के हाथ में कितना करेंसी है और लोगों की करेंसी कितनी बैंक्स के अंदर है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं टाइम डिपॉजिट भी जोड़ दूं तो यही तो असली मनी सप्लाई होगा, यही तो असली मनी सप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। ये क्या बन गया, ये बन गया M3, क्योंकि M3 यही तो है। M1 में टाइम डिपॉजिट जोड़ रहे हैं बैंक वाला, यही तो है। M3 में हम टाइम डिपॉजिट जोड़ रहे हैं बैंक वाला। तो जब भी RBI मनी सप्लाई की बात कर रहा है, मतलब कि वो M3 की बात कर रहा होता है, इसको याद रखना। आगे हम मनी मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, उसमें M3 की ही बात होगी। वहां पे आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि M1, M2, M4 क्यों नहीं लिया मैम, M3 ही क्यों लिया, क्योंकि M3 ही मनी सप्लाई है, ठीक है। क्योंकि मनी सप्लाई क्या है, करेंसी विद पब्लिक प्लस करेंसी विद बैंक, करेंसी विद पब्लिक और इसको दो में तोड़ दिया, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। तो यहां तक तो M1 बन गया और इसके अंदर टाइम डिपॉजिट और जोड़ दिया तो वो M3 बन गया। तो मनी सप्लाई M3 ही होता है, इसको याद रखना। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, मैंने आपको क्या कहा, पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक्स। कभी कभी क्या होता है, ये बैंक जैसे मान लो SBI में पैसा पड़ा है और कोई भी इस पैसे को लेने नहीं आया, लोन में लेने नहीं आया, तो SBI क्या करेगा, इस पैसे को किसी दूसरे बैंक में जमा करवा देगा इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। यानी कि एक बैंक का डिपॉजिट दूसरे बैंक में हो सकता है, जिसे कहते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट। उसको मनी सप्लाई में नहीं गिनेंगे, ये एक्सक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि ये मनी सप्लाई क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कोई भी क्रिएटर, कोई भी अगर सप्लायर होगा मनी का, क्रिएटर और सप्लायर कौन है मनी के, RBI, गवर्नमेंट और बैंक। RBI और गवर्नमेंट तो क्रिएट भी कर रहे हैं रुपए को और सप्लाई भी कर रहे हैं, बैंक सप्लायर की डेफिनेशन में आ गया। इनको कभी भी आप मनी सप्लाई के कंपोनेंट में ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है। या फिर कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व है, जो कैश रिजर्व है कमर्शियल बैंक का, उसको भी आप मनी सप्लाई के कंपोनेंट में इंक्लूड नहीं करोगे। कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व कैसे, जैसे CRR, कुछ बच्चे समझते होंगे CRR, या कमर्शियल बैंक ने RBI के अंदर जो अदर डिपॉजिट किए हैं उसको भी आप M नोट में तो गिन सकते हो, मॉनेटरी बेस में तो गिन सकते हो, लेकिन आप मनी सप्लाई में नहीं गिनोगे, इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं गिनोगे। और जो क्रिएटर RBI का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, बैंक का पैसा जो होता है एक दूसरे के अंदर जो जमा होता है, उसको आप नहीं गिनोगे, ठीक है गाइस। तो अभी आपको डिफरेंस समझ आएगा M नोट एंड M1 में क्या डिफरेंस है, इसको देखना एक एग्जाम्पल से। मनी सप्लाई और M नोट में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको मनी सप्लाई क्या कहा, मनी सप्लाई क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है और पब्लिक ने बैंक में कितना जमा किया हुआ है, केवल ये दो ही चीजें मनी सप्लाई में इंक्लूड होंगी। समझना इस चीज को। मान लो RBI ने क्या किया, फिजिकल गोल्ड किसी से खरीदा, या तो गवर्नमेंट से खरीदा या किसी पर्सन से खरीदा या मार्केट से खुद खरीद लाया। मतलब क्या है कहने का, कुछ ना कुछ एसेट RBI ने खरीदा, मान लो 500 रुपए का,
और बदले में 500 रुपए जनरेट कर दिए, 500 रुपए प्रिंट कर दिए। ठीक है, ये 500 रुपए कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट के पास मान लीजिए, और गवर्नमेंट ने ये रुपए किसी पर्सन को दे दिए, या आप ऐसा समझें इसको, आरबीआई ने ये जो गोल्ड है ये किसी पर्सन से खरीदा, यानी आरबीआई के पास एसेट क्रिएट हो गया, है ना, आरबीआई के पास एसेट क्रिएट हो गया बैक एंड में। अब आरबीआई 500 रुपए प्रिंट करके इस पर्सन को दे देगा। ठीक है, पर्सन के पास आ गए 500 रुपए। अब दिमाग में ये मत लाना कि इंसान कैसे आरबीआई को गोल्ड बेच आया, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आप यहाँ पे गवर्नमेंट भी रख सकते हो और गोल्ड की जगह कुछ और एसेट भी ले सकते हो। मान लो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दी 500 रुपए की, और आरबीआई ने 500 रुपए प्रिंट करके दे दिया, तो पर्सन के कैश में कितना रुपया आ गया? गवर्नमेंट ने वो रुपया लोगों को दे दिया, गवर्नमेंट तो पब्लिक के लिए ही रुपया लेती है, तो कुल मिला के इंसान के हाथ में 500 रुपया आ गया। ठीक है, तो मनी सप्लाई कितना है? 500 रुपए। मैंने आपको क्या कहा, मनी सप्लाई क्या है? जो किसी इंसान के हाथ में रुपया है या उसके बैंक में है। बैंक में रुपया नहीं गया, इसकी बैलेंस शीट खाली है। आरबीआई की बैलेंस शीट में आप क्या देखोगे? एसेट में उसके पास 500 रुपए का गोल्ड आ गया, या मैं कहूँ कोई भी एसेट आ गया, और बदले में उसने करेंसी प्रिंट कर दी 500 रुपए की, यानी ये उसकी लायबिलिटी बन गई आरबीआई की। अब सेकंड केस समझो, उस इंसान ने क्या किया, उस 500 रुपए में से 200 रुपए तो अपने कैश में रख लिए और 300 रुपए वो बैंक के अंदर जमा करवाया। तो अब मनी सप्लाई क्या होगी? मैंने आपको क्या कहा, मनी सप्लाई क्या होता है? जो भी कैश पब्लिक के पास है और जो पब्लिक का रुपया बैंक के अंदर है, यानी 300 प्लस 200 500 रुपए अभी भी मनी सप्लाई है। बैंक के एसेट में 300 रुपए डिपॉजिट हो गए, ये वाले 300 रुपए बैंक में डिपॉजिट हो गए, तो ये तो बैंक का एसेट हो गया, क्योंकि बैंक अब इस 300 डिपॉजिट से लोन में पैसा घुमा के पैसा कमाएगा। और लायबिलिटी साइड भी 300 रुपए हो गए, क्योंकि बैंक के ऊपर कर्जा हो गया कि ये 300 रुपए मुझे इस पर्सन को लौटाने हैं, ये कभी भी मांग सकता है। तो बैंक की बैलेंस शीट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, इनका एसेट भी 300, इनकी लायबिलिटी भी 300। आरबीआई साइड देखो क्या है, आरबीआई के पास एसेट में 500 रुपए का फिजिकल गोल्ड रखा है। लायबिलिटी क्या हो गई? जो उस व्यक्ति के, उस पर्सन के हाथ में 200 रुपए हैं, वो बैंक की, आरबीआई की लायबिलिटी हो गई। भाई उसको 200 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, और जो बैंक के अंदर डिपॉजिट हुआ है 300 रुपए का, वो भी आरबीआई की लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को भी अब 300 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देनी है आरबीआई को, तो ये लायबिलिटी हो गई आरबीआई की। कितनी? 200 ये, 300 ये, टोटल 500 लायबिलिटी, टोटल 500 एसेट। अब आगे देखो, और फेर बदल कर दिया मैंने तीसरे केस में। अब बैंक ने क्या कहा, 100 रुपए तो मैं अपने रिजर्व में रख लेता हूं वॉल्ट के लिए, यानी कि डे टू डे खर्चे के लिए, और ऐसा करता हूं 200 रुपए आरबीआई में जमा कर देता हूं। तो क्या हुआ, पर्सन के कैश 200 रुपए थे और 300 रुपए इसने बैंक में जमा कराए थे, मनी सप्लाई 500 रुपए ही है। अब बैंक के अंदर क्या होता है, बैंक ने क्या किया, 100 रुपए तो अपने वॉल्ट में रख लिए कि मैं खर्चा करूंगा, बैंक की मेंटेनेंस करूंगा, और 200 रुपए आरबीआई को दे आया। ठीक है, इसकी लायबिलिटी वही 300 रुपए है, उस इंसान को 300 रुपए देने हैं वापस। ठीक है, आरबीआई की एसेट क्या है, 500 रुपए का गोल्ड, और लायबिलिटी क्या है, करेंसी विद पब्लिक 200 रुपए। लोग जो इस पर्सन के हाथ में 200 रुपए इतनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके देनी है। आरबीआई के अंदर जो बैंक ने डिपॉजिट किया था 200 रुपए वो, और जो ये बैंक का वॉल्ट है, वॉल्ट कैश, क्योंकि अब इसने मेंटेनेंस के लिए ये 100 रुपए रखे हैं कि 100 रुपए में बिजली का बिल पे करूंगा या कुछ भी करूंगा, तो ये 100 रुपए की सर्विस आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, 100 रुपए देने का प्रॉमिस आरबीआई ही तो करेगा बैंक से भी, तो इसकी लायबिलिटी 500 रुपए हो गई। ठीक है, इसकी लायबिलिटी 500 रुपए हो गई। तो इस तरीके से कौन कौन सी लायबिलिटी होगी आरबीआई की, एक तो ये 200 रुपए कैश वाली जो इंसान के पास है, 100 रुपए वोल्ट वाली, और 200 रुपए आरबीआई वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीआई की लायबिलिटी ये हो गई। तो मतलब अभी भी मॉनेटरी बेस कितना छापा है आरबीआई ने, एम नोट, और मनी सप्लाई अभी हमारी एम नोट ही चल रही है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया इस पर्सन से 50 रुपए, यानी अब इसके हाथ में केवल 150 रुपए रह गए। 200 थे पहले, 50 रुपए टैक्स का दे दिया गवर्नमेंट ने, टैक्स का 50 रुपए लेके और इसको डिपॉजिट कर दिया आरबीआई के अंदर। अब देखो बैलेंस शीट कैसे बदलती है, कैसे बदल रही है देखो। पर्सन के हाथ में 150 रुपए और बैंक में इसके पड़े हैं 300 रुपए।
तो इसकी मनी सप्लाई कितनी हो गई अब 400 रुपये, क्योंकि मनी सप्लाई क्या है बच्चों, मनी सप्लाई है कितना कैश में है और कितना बैंक के अंदर है। 300 प्लस 150 450 रुपये मनी सप्लाई हो गया। बैंक की ऐसे बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, 100 रुपये इसने वॉल्ट में रख रखे हैं, 200 रुपये आरबीआई में और लाइबिलिटीज की 300 रुपये, वही सेम। आरबीआई की बैलेंस शीट देखो कैसे बदलती है। अब आरबीआई को 150 रुपये देने हैं इस बंदे को, यानी कि 150 रुपये की गुड्स एंड सर्विसेज देनी है। मैंने 200 काट के लिखा है जानबूझ के ताकि आपको याद रहे। 100 रुपये कौन से, जो इस बैंक के वॉल्ट में रखे हैं, इसको 100 रुपये की सर्विस देनी है। 200 रुपये जो इस आरबीआई में बैंक ने डिपॉजिट किए थे, ये वापस देने हैं बैंक को। और 50 रुपये जो गवर्नमेंट ने जमा किए हैं आरबीआई के अंदर, ये वापस करने हैं। यानी 150 प्लस 100 प्लस 200 और प्लस 50, यानी कि इसका मॉनेटरी बेस एम नोट जो रुपया छापा था आरबीआई ने वो 500 है। यहाँ पे आप देख रहे हो एम नोट तो अभी भी 500 है, लेकिन मनी सप्लाई जो है वो कम हो गया है, सिर्फ 450 हो गया है। तो कहने का मतलब ये है एम नोट वो होता है जो आरबीआई की लाइबिलिटी होती है, टोटल लाइबिलिटी, कितना रुपया आरबीआई ने प्रिंट करके दिया है। और मनी सप्लाई क्या होता है, कितना रुपया किसी भी वक्त किसी इंसान के हाथ में है, कैश में है या उसके बैंक अकाउंट में है, इन दो चीजों को मनी सप्लाई कहेंगे। ठीक है, अब ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, उससे पहले हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखना गाइस। हाँ, ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस के संदर्भ में ये कुछ स्टेटमेंट है। इट इज टोटल लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई एंड इट इज टोटल लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने क्या देखा, एम नोट मॉनेटरी बेस क्या होता है, जो आरबीआई रुपया प्रिंट करके मार्केट में उतारता है। ठीक है, कितना था 500 रुपये, और ये किसकी लाइबिलिटी थी, आरबीआई की। आरबीआई की ही तो लाइबिलिटी थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ओनली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये लाइबिलिटी नहीं है। एक और चीज देखते हैं हम, मॉनेटरी बेस यानी कि एम नोट में क्या क्या आ जाता है। करेंसी एंड नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक आ गया था, ये हमने देखा, जो 150 रुपये उसके हाथ में रह गए थे, व्यक्ति के हाथ में, अभी इस एग्जाम्पल के हिसाब से। वॉल्ट कैश जो कमर्शियल बैंक ने रखा था 100 रुपये अपने पास, वो भी आ गया था। डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई जो 200 रुपये बैंक ने आरबीआई में रखे थे, वो भी आ गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आरबीआई में 50 रुपये टैक्स के रखे थे, वो भी आ गया था। तो मॉनेटरी बेस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ये सभी चीजें आ जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, हमने एम नोट का फॉर्मूला पढ़ा था गाइस, इसको समझना, हमने एम नोट का फॉर्मूला पढ़ा था। एम नोट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था गाइस, इसको देखना एक बार। हम लोगों ने देखो, ये एम नोट का फॉर्मूला, रुपीज हेल्ड बाय बैंक हमने देख लिया, जो वॉल्ट में पड़ा था उसके। ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में जो 50 रुपये थे टैक्स के। ठीक है, पब्लिक के हाथ में जो 150 रुपये थे वो आ गए। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंक ने जो आरबीआई में डिपॉजिट किए थे 200 रुपये, गवर्नमेंट ने जो डिपॉजिट किए थे 50 रुपये, या वॉल्ट कैश जो बैंक का था, ये सभी देख रहे हो उस ऑप्शन के अंदर, ये सभी चीज़ें थी उन ऑप्शंस में। तो आंसर क्या आ गया, एम नोट के अंदर ये सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको डिफरेंस समझ आया है, मनी सप्लाई क्या होता है और मॉनेटरी बेस क्या होता है। हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझना है। मनी मल्टीप्लायर किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है उसको देखना है, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मैं वीडियोस को थोड़ा छोटा रिकॉर्ड कर रही हूँ गाइस, एक तो मैं एक ही दिन में इतनी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी थकावट हो गई है, और दूसरा इसका ड्यूरेशन मैं कम इसलिए रख रही हूँ ताकि कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में फिक्स हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ भी समझ आई, एम नोट क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट को समझेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।